कि 120 डेज लगभग बचे हुए हैं और इन पूरे दिनों में कैसे हम लोग बेस्ट रिजल्ट्स को निकाल सकते हैं। कंसिस्टेंसी आपको चाहिए, परफेक्शन की तरफ मत भागो अभी फिलहाल। कंसिस्टेंसी का मतलब है रोज पढ़ो और जिन टॉपिक्स को उठाया उनको कंप्लीट करके ही मानो। तो न्यूज़पेपर रीडिंग में आपको किसी भी तरह का कोई इशू नहीं आना। आप कोई भी टेक्स्ट पढ़ोगे पूरी तरह से उसे परसीव कर पाओगे और डिकोड कर पाओगे, डिसाइफर कर पाओगे। सेल्फ डिसिप्लिन, जो आज सीख गया वो भविष्य में भी इसको कम दर्द होगा। डर तो होगा, इश्यूज तो रहेंगे, डाउट जो भी आपके सॉल्व होते हैं उसके लेके। मेजर चैलेंज क्या लग रहा है? देखो, अब आपको ये पता है आज से लेकर के जो दिन आपके लगभग बच रहे हैं वो लगभग 120 डेज के लमसम बच रहे हैं, है ना? तो 120 दिन हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। आफ्टर ऑल सिलेबस का एक बड़ा पोर्शन जो है वो हो गया है, राइट? अब क्या बेहतर होना है ये तो मैं आपको बता दूंगा, बट वो बेहतर होगा आपकी समस्याओं के अकॉर्डिंग। तो कोई एक स्पेसिफिक पर्सन कुछ बताना चाहे कि भाई इस तरह का मुझे चैलेंज आ रहा है, टाइम को लेके आ रहा है या सब्जेक्ट रिलेटेड कोई चैलेंज आ रहा है, तो इस पर हम बात कर सकते हैं। ये जनरल क्लास ही है, डोंट वरी। बताओ, कोई बताना चाहे पीछे? एनीवन? सब बढ़िया चल रहा है? खैर, अभी फिलहाल में आज जो डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं वो बात करें कि 120 डेज लगभग बचे हुए हैं और इन पूरे दिनों में कैसे हम लोग बेस्ट रिजल्ट्स को निकाल सकते हैं। तो ये जो सेशन है इसमें मेजरली हमने फोकस किया है कि कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं अगर किसी चीज़ में, तो वो भी इन 120 दिनों की स्ट्रैटेजी को समझने के बाद आफ्टर ऑल एग्ज़ाम को ठीक तरह से क्रैक कर पाएंगे। सारी चीज़ों से पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि अगर आप सभी के पास किसी भी चीज़ को लेके एक प्लान है, तभी वो संभव है। प्लान नहीं है, तो कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है सफल होने की। आपको याद होगा हम जब क्लास में शीट्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल जनरली जब शीट दी जाती है तो आप करीब करीब 3 से 4 मिनट ले लेते हैं उसको बांटने में, लेकिन जैसे 1 मिनट का टाइमर लगता है वो काम 1 मिनट में पूरा करते हैं, एंड दैट्स कॉल्ड प्लान। अगर वो प्लान है तो काम लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम में बहुत ज्यादा प्रोडक्टिविटी के साथ कंप्लीट होता है, राइट? तो आज का जो एजेंडा है उससे पहले हम थोड़ा सा ट्रेंड और एग्जाम पैटर्न को समझ लें। हाल ही में जो 2025 का फर्स्ट एनडीए एंड सेकेंड एनडीए हुआ, उसमें क्या हुआ? एग्जाम बेसिक पैटर्न तो आपको पता ही है, 120 क्वेश्चंस एंड 150 क्वेश्चंस इन जीएटी, 300 नंबर मैथ्स के, 600 नंबर जीएटी के। इसमें इंग्लिश जीके जीएस वाला पोर्शन है। ये वाला जो सेक्शन है ये हाई स्कोरिंग सेक्शन कहा जाता है अगर आप देखो तो। मतलब कि अगर आप देखो, मैं मान के चलता हूं कि 300 नंबर में से अगर आप यहाँ 100 टू 150 इसको टारगेट कर रहे हो मेजर मेजर टॉपिक्स को पढ़ के, तो इतना नंबर तो ले लोगे। समझ में आ रहा है? और जीएटी वाला एक ऐसा सेक्शन है कि जो बचा खुचा जो काम रहता है आपका, फॉर से मैं कह रहा हूं कि 400 टू 450 मार्क्स आप अगर चाहिए आपको समहाउ, अगर आप फाइनली चाहते हो कि मेरिट आउट ना हो, एसएसबी ठीक से निकल गया तो 400 टू 450 मार्क्स का टारगेट अगर आप लेके चल रहे हो तो ऑन एन एवरेज आपको करीब करीब इन 600 नंबर में से आधे से ज्यादा नंबर आपको लाने पड़ेंगे, जो कि इजी टास्क है, टफ नहीं है। कंसिस्टेंसी जरूरी है, ठीक है? अब देखो, अगर आप अभी हाल ही में देखो तो इंग्लिश एंड पॉलिटी एंड जो, अब देखो पॉलिटी एंड ज्योग्राफी में तो स्टैटिक पोर्शन है, उसमें से काफी कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे लास्ट टाइम भी। और इंग्लिश को लेकर के बात करूं तो जिस तरीके से ट्रेंड अब चल रहा है, नई चीजें शामिल कर रहा है एग्जामिनर, नए टाइप ऑफ क्वेश्चंस, नए टॉपिक्स जो पहले कभी किए ही नहीं, जैसे वॉइस नरेशन हो गया, है ना? सेम गोज विद रिमेनिंग सेक्शंस लाइक जीके जीएस वाला जो पोर्शन है उसमें। तो करंट का भी देखा होगा आपने, वेटेज थोड़ा सा बढ़ ही रहा है और हर तरह से क्वेश्चन आ ही रहा है आफ्टर ऑल। तो आपको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं। जैसे अगर मैं इंग्लिश में बात करूं तो 3 हिस्सों में हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, फॉर से कि लाइक ग्रामर हो गई, वोकैब हो गई एंड कॉम्प्रिहेंशन हो गया। रीडिंग अगर प्रॉपर कर रहे हो तो कॉम्प्रिहेंशन वाला सेक्शन सॉर्टेड है, वोकैब रेगुलर बेसिस पे देख रहे हो तो वो सॉर्टेड है, ग्रामर का पोर्शन ओवरऑल एक बार ढंग से पढ़ लिया उसके बाद सॉर्टेड है, ठीक है ना? अब आता है जीके जीएस वाला पोर्शन। जीके जीएस में जो 8 सब्जेक्ट हैं टोटल, उन 8 में से इनिशियली पहले सोचो कि ऐसे कौन से 4 सब्जेक्ट हैं जो स्कोरिंग है आपके लिए, आपके प्रोस्पेक्ट से आपको लगता है कि आपका कमांड है, स्ट्रॉन्ग होल्ड है उस पर,
और आप कैसे उसमें से नंबर खींच सकते हो। बचे हुए जो 4 सब्जेक्ट हैं, जो आपने रेगुलर क्लास में आपके नोट्स बने हैं, उन पर मेजर फोकस करो। ये रेशो 1:1 या 4:4 ऐसा नहीं रहेगा, घट बढ़ भी सकता है। आपको लगता है 4 नहीं 5 हैं मेरे, 4 से कम नहीं हो सकते। 6 सब्जेक्ट हैं मेरे जीके जीएस में, तो उन पे स्ट्रॉन्ग होल्ड करो। 2 सब्जेक्ट है, उनमें जो रेगुलर टीचर ने पढ़ाया उसको देख लो बस। वो देख के जाओ, थोड़ी बहुत डीपीपी अटेम्प्ट कर लिया। बाकी जो 6 हैं उनमें आपको मोटे-मोटे तौर पे डीपीपी भी, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी, पीवाईएस भी, ये सब भी देखने हैं। तो ओवरऑल स्ट्रैटेजी जो आज की हम बात कर रहे हैं, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो जीके जीएस वाला पोर्शन हो, आपको समझना पड़ेगा कि 120 दिन इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाते हैं आपके लिए क्योंकि अगर अभी नहीं सोचा तो कभी नहीं सोचा। एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा 12 अप्रैल के बाद, जब आप पेपर देके लौटोगे और आपको एहसास होगा कि यार कुछ क्वेश्चंस मैं और कर सकता था। रिजल्ट बाद में आते हैं, पहले पता हो जाता है कि पास होंगे कि फेल। ये एक मेजर पॉइंट होता है जहाँ पे आपको रियलाइज होता है कि यार मैंने उस समय अगर कर लिया होता ये वाली बातें या ये वाली चीज़ें अटेम्प्ट कर ली होती, पढ़ ली होती, तो शायद मुझे भी आज कॉन्फिडेंस होता कि मेरा भी एग्ज़ाम निकल जाता, राइट? आपको समझना पड़ेगा कि वो वक़्त जो उस समय खड़े होके आप पीछे देख रहे होंगे, रेट्रोस्पेक्शन कर रहे होंगे, वो वक़्त आज है। तो आपकी ज़िंदगी के सबसे खास 120 दिन हैं, जिनमें अगर आपने विगरसली काम किया, तो सिलेक्शन तो तय है। ठीक है? तो अभी आपके पास जो टाइम है, वो पर्याप्त टाइम है, 120 दिन काफ़ी होते हैं, अगर कोई ठीक से अपना प्लान करके चीज़ें कर रहा है तो। इसके अलावा कंसिस्टेंसी आपको चाहिए, परफेक्शन की तरफ मत भागो अभी फ़िलहाल। कंसिस्टेंसी का मतलब है रोज़ पढ़ो और जिन टॉपिक्स को उठाया, उनको कंप्लीट करके ही मानो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज पढ़ लिया, हाँ हो गया। हाँ हो गया का जो जवाब है वो तब आएगा, जब आपने रीड कर लिया, रिवाइज़ कर लिया, डीपीपी अटेम्प्ट कर ली, डाउट सॉल्व कर लिए और टेस्ट कहीं न कहीं उसके रिगार्डिंग दे लिया और टेस्ट में आपके नंबर बन गए। मतलब हाँ, अब ये चीज़ क्लोज़ टू परफेक्शन है। तो आप इस पे कम फ़ोकस करो, प्रोसेस पे ज़्यादा फ़ोकस करो, प्रोसेस को कंसिस्टेंटली फ़ॉलो करो, ठीक है? अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप स्मार्ट स्टडी रोज़ की करो ना 6 से 8 घंटे और आप अननेसेसरी इधर-उधर, जैसे मान लो आप मंडे आपने 12 घंटे पढ़ लिए, ट्यूसडे नहीं पढ़े, वेडनेसडे नहीं पढ़े, थर्सडे को आपने फिर 12 घंटे पढ़ लिया, इससे कुछ नहीं होता। रोज़ एक पीरियड ऑफ टाइम अगर आप डेडिकेट करोगे पर सब्जेक्ट को, देन ओनली यू पीपल कैन गो फॉर एवरीथिंग। लास्ट पॉइंट सेज कि भाई अ, अभी जैसे आप पढ़ाई तो आप कर ही रहे हो, है ना? और अगर आपने कोई प्रीवियस पेपर देखे ही होंगे, तो ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं जो हाईली कहे जाते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ इंग्लिश की, तो आपको पता है कि वॉइस नरेशन के क्वेश्चंस आने लगे, उनको ढंग से कर लो। आरसी बहुत डेडिकेटेडली पूछा जा रहा है और लास्ट के कुछ एग्जाम्स में आप देखोगे तो क्लोज पूछा जा रहा था, है ना? तो ये ऐसे टॉपिक्स हैं, मतलब आपको पता है ये तो आने ही आने हैं, इनमें तो कुछ होना ही नहीं है। या इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं, उनको ढंग से करना ही करना है। ऐसे मैथ्स में भी कई सारे टॉपिक्स होंगे। जीएस में भी जो सब्जेक्ट्स हैं, उनमें भी डेडिकेटेड टॉपिक्स हैं, जहाँ से क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है? उनको एक पेपर पे नोट करो। सबसे चीज़ अगर पेपर पे है वो चीज़, तो सब कुछ है। आपने लिखा कि मैथ्स में मुझे सो एंड सो टॉपिक्स को फोकस करना है। मुझे जीएस में इस सब्जेक्ट में ये टॉपिक फोकस, इंग्लिश में ये टॉपिक फोकस करना है, ठीक है? एक लिस्ट बना ली। अब इनकी प्रिपरेशन आपने ऑलरेडी ओवरऑल पढ़ ही लिया है, वो क्लास में किसी न किसी तरह से पढ़ रखा है टॉपिक। अब आगे क्या करें? सबसे पहला कि 120 दिन को हम 4 फेजेस में बाँट लेते हैं। पहला है फाउंडेशन। सब कुछ पढ़ने के बाद अब पहली ज़रूरत ये आती है कि मैं कैसे ये मेक श्योर करूँ कि मैंने पढ़ लिया है। ये भी तो करना पड़ेगा ना। मान लो पढ़ भी लिया है, कोई टॉपिक आज से पढ़ा था मान लो लाइक 2 महीने पहले, अभी तक रिवीजन में नहीं आया वो। तो आते हुए गलत होना उसका क्वेश्चन, ये तो तय है। सेम गोज़ विद दिस कि भई अगर मान लो मैथ्स को लेकर के कोई टॉपिक आपने पढ़ लिया था और वेट उसका वेटेज ज़्यादा था, हाई यील्डिंग टॉपिक था, लेकिन आपने उस समय तो ठीक से कर लिया, बट बहुत लंबे समय से क्वेश्चन नहीं लगाए। तो ओवरऑल कैसे मेक श्योर करोगे? तो उसके लिए एक प्रॉपर है कि एक 30 दिनों के अंदर-अंदर, शुरुआती 30 दिन के अंदर, आपका ये काम है कि आप फाउंडेशन पे काम करो। बताता हूँ अभी कैसे होगा, ठीक है? फिर स्ट्रेंथनिंग आती है। स्ट्रेंथनिंग में क्या होगा? लगभग नेक्स्ट 1 मंथ आप पूरी स्ट्रेंथनिंग पे काम करो। स्ट्रेंथनिंग क्या होती है उस पर भी बात करेंगे। फिर कैसे आप प्रैक्टिस और मॉक फेजेस के थ्रू गुजरोगे और फाइनली रिवीजन और टेस्ट मास्टरी कैसे करोगे। और ये 120वां दिन, ये एग्जाम का दिन नहीं है, एग्जाम के एक दिन पहले का दिन है। समझ रहे हो?
हर बच्चा एग्जाम से 1-2 दिन पहले एक लास्ट मॉक जरूर देता है, आप भी दोगे, जाहिर है। तो इस पूरी जो प्लानिंग है, स्ट्रेटेजी है, इसमें हम यही बात कर रहे हैं कि ओवरऑल चीजें काम कैसे करेंगी। तो सबसे पहले समझते हैं कि फाउंडेशन क्या है। आपको समझना पड़ेगा कि आपको आपका जो बेस है, बेस समझ गए, जो टॉपिक्स आपने पढ़े हैं, आपने उसके नोट्स मेकिंग करी होगी, कुछ टॉपिक आपके अगर स्किप हो गए हैं, आपने नहीं पढ़े हैं, तो किसी ना किसी तरीके से कुछ रेडीमेड मटेरियल अवेलेबल होगा, कोई बुक अवेलेबल होगी, वीडियोस अवेलेबल होंगे, है ना? वहाँ से उसको रिवाइज करो। कैसे? आपको आपने लिस्टिंग कर ली कि मैथ्स में ये पढ़ना है, इंग्लिश में ये, ज्योग्राफी में ये, पॉलिटी में ये, बायो में ये, सारे टॉपिक्स लिख लिए। अब 1 महीने के अंदर अपना पूरी प्लानिंग करो, शेड्यूल बनाओ कि भाई 1 घंटे में मैं ये मैथ्स निपटाऊंगा, ये वाले टॉपिक को ठीक से रिवाइज करूंगा। रिवीजन के दौरान आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि एक तो उसका जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट समझते हो ना, अंदर जो लिखा गया है वो तो पढ़ना ही पढ़ना है, प्लस कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है साथ ही साथ। चैलेंज के तौर पर जैसे आप डीपीपी में से कुछ क्वेश्चंस लगा सकते हो, आपका कहीं से कोई और मटेरियल अवेलेबल है, वहां से एक बार खुद को चेक कर सकते हो कि ये क्वेश्चन मतलब टेक्स्ट तो पढ़ लिया, ये आ रहा है कि नहीं मुझे आ रहा, नहीं आ रहा तो और डीप डाउन जाकर उसको देखो। मैथ्स के केस में आपको बताऊं, कुछ टेबल्स, स्क्वायर्स, क्यूब्स, इनके सब फॉर्मूला जो है उनको याद कर लो, है ना? कुछ शॉर्ट ट्रिक्स टाइप की भी आपको क्लास में बताई गई होंगी मैथ्स को लेके, स्टेजेस स्किप करने को लेके, उनको मेजरली नोट्स में हाईलाइट करके रखो, उन पे फोकस करो। इंग्लिश को लेके आप 20 वोकैबुलरी वर्ड्स पर डे याद करो, 20 वोकैबुलरी, और मैं मान के चलता हूँ 10 इडियम्स एंड फ्रेजेस अगर आपने पर डे याद किए तो आप समझो 120 दिन में कितने होते हैं, कितने होते हैं? 3600। 3600 इतने होते हैं कि अगर आप इतने नए शब्द सीख रहे हो तो न्यूज़पेपर रीडिंग में आपको किसी भी तरह का कोई इशू नहीं आना। आप कोई भी टेक्स्ट पढ़ोगे पूरी तरह से उसे परसीव कर पाओगे और डिकोड कर पाओगे, डिसाइफर कर पाओगे। जीके जीएस अगर आपके बेसिक्स बहुत ढीले हैं तो आप 6 to 8 की जो बेसिक ज्योग्राफी पॉलिटी वाली बुक्स है उनसे बेसिक कवर करो, प्लस क्लास में जो पढ़ाया गया है उसके नोट्स पे फिर आ जाओ। होता है ना कई बार, अब मान लो सर पढ़ा रहे हैं, उन्होंने बोल दिया प्ले टू, अब किसी को पता ही नहीं प्ले टू क्या है ना? इस तरीके की टर्म्स आपको जो एनसीईआरटी की बुक्स है उसमें मिल जाएगी। दिस विल हेल्प फॉर श्योर। आजकल तो गूगल है, इंटरनेट है, एआई है, सब कुछ है, वहां से सर्च कर सकते हो। कोई टॉपिक का कोई स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी क्लियर नहीं है तो नोट्स का रिवीजन प्रॉपर करना है। मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपने लिस्टिंग करी है जितने भी सब्जेक्ट्स में, जितने भी टॉपिक्स की, उन सारे सब्जेक्ट्स के टॉपिक के टिक मारोगे तब जब वो कंप्लीट हो जाएगा रिवाइज, पहला स्टेज कंप्लीट। ठीक है, मान के चलो, वही बात मान लो कि एक मैथ्स का कोई भी एक ऐसा टॉपिक बताओ जो आपको अच्छा लगता हो मैथ्स में, लेट मी नो। सॉरी, पीएनसी, ठीक है, और दूसरा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के अलावा हाथ उठा के बोलो। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, ठीक है, ठीक है। अब मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट हो गया, पीएनसी हो गया, ठीक है। अब इसके साथ मैंने 4 कॉलम बना लिए। मैंने ये टॉपिक रीड कर लिया, टिक हो गया, ढंग से पढ़ लिया, 4-5-10 क्वेश्चन लगा लिए, मतलब मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया, टिक कर लिया। सेम ऐसे ही दूसरे सब्जेक्ट्स में भी होगा, वहां पे टिक कर लिया, आपने रीड कर लिया। अब जैसे एक चीज और आपको समझनी पड़ेगी, इंग्लिश को लेकर के अगर मैं 3 हिस्सों में बांट लूं, वैसे 2 ही हैं, मैथ्स एंड जीएटी। जीएटी में पार्ट ए पार्ट बी, पार्ट ए इंग्लिश हो गया, पार्ट बी आपका बाकी सेक्शन हो गया। अगर आप रीडिंग ढंग से कर रहे हो ना, 40 मिनट की रीडिंग दे रहे हो तो आप इसको समझना, 40 से 45 मिनट अगर आप रीडिंग को दे रहे हो तो आपका क्या क्या इंप्रूव है। देखो, इंग्लिश में वोकैब इंप्रूव हो रही है, रीडिंग इंप्रूव हो रही है, मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जो आप इंग्लिश में पढ़ते हो लेकिन पूरी तरह समझ में नहीं आते आपको। इंग्लिश में ही नहीं, मैथ्स में भी होंगे, जीके जीएस में भी होंगे, वो पूछ क्या रहा है ये पता होना भी तो जरूरी है। नेक्स्ट, सेंटेंस स्ट्रक्चर की जब नॉलेज होती है तो ग्रामर पे स्ट्रांग होल्ड होता है। ये हो गया इंग्लिश का सेक्शन। अब सुनो, आपकी करंट इंप्रूव हो रही है, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के साथ आप जो भी टॉपिक पढ़ते हो वो किसी ना किसी चीज से तो जुड़ा होगा। जैसे हाल ही में आपको पता होगा एक टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा, मान लो दिल्ली ब्लास्ट से रिलेटेड पढ़ा। अब उसमें एक सब्सटेंस आया था, यूरिया में यूज होता है, क्या था? अमोनियम नाइट्रेट। ये केमिस्ट्री की बात नहीं, आपको नहीं लगता? अब आप जब उसको रीड कर रहे होगे, यू विल समहाउ नो कि ये चीज कुछ है और आप इसके बारे में जानोगे।
तो आप केमिस्ट्री तो पढ़ रहे हो। तो ओवरऑल सब्जेक्ट में जो गैप्स बच जाते हैं वो गैप्स फिल होते हैं रीडिंग से। और वो सिर्फ एक जगह काम नहीं कर रहा है इंग्लिश में, वो हर जगह काम कर रहा है। मान लो कल को आपने अगर कोई नेचुरल कैलामिटी के बारे में पढ़ा तो कहीं ना कहीं ज्योग्राफी स्ट्रांग हो रही है। इंटरनल या एक्सटर्नल सिक्योरिटी के बारे में पढ़ा तो एक जनरल नॉलेज के बारे में आपको जानकारी मिल रही है। जियो पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ा, इंटरनेशनल रिलेशनशिप के बारे में पढ़ा, तो ये पूरा पार्ट किसी ना किसी सब्जेक्ट में आप पढ़ते ही पढ़ते हो और वहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है। आप सोचो ना कि एग्जामिनर क्या कर रहा होगा अभी, वो भी न्यूज़पेपर पढ़ रहा होगा, वो आपका पेपर बना रहा होगा, उससे पहले उसके ब्रेन में वही तो जानकारी होगी जो आजकल चल रही है, पेपर में ही वही डालता है। कुछ ट्रेडिशनल तरीके से डालता है जैसे पेपर पूछा जाता है, लेकिन उसके ब्रेन तो इसीलिए डेडिकेटेड है ना कि भाई जो चल रहा है मैं वो पूछूं। तो अगर आप इसको टाइम दे रहे हो तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। 30 दिनों के अंदर आपको ये मेक श्योर करना है कि हर सब्जेक्ट जो आपने टारगेट किया है उसके जो भी टॉपिक्स टारगेट किए वो कंप्लीट हो। डिवाइड करो, हो सकता है कि एक दिन में एक टॉपिक निपटाना पड़े, हो सकता है कहीं कहीं दो भी निपटाने पड़े। मैथ्स को 1 घंटा दिया, 1 घंटे में एक टॉपिक निपटना है फॉर से। मैथ्स में टोटल टॉपिक कितने हैं? 30। क्या सारे इंपॉर्टेंट है? बताओ। माना कि 20-22 टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर 22 टॉपिक जो हैं उन्हें आप थोड़ा थोड़ा टाइम दे रहे हो तो तब भी आपके पास 8 दिन बच रहे हैं। कोई टॉपिक बड़ा भी होगा, एक दिन एक्स्ट्रा ले लो। इंग्लिश में अगर मैं ओवरऑल आपको बताऊं तो ग्रामर मिला के 30 दिनों में आप बहुत डेडिकेटेड प्रैक्टिस कर सकते हो हर चीज की। मतलब आपने ऐसे डिसाइड कर लिया कि भाई मैं हर दिन इंग्लिश में एक आरसी अटेम्प्ट करूंगा, एक क्लोज अटेम्प्ट करेंगे, 4 से 5 ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स एंड ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस यानी कि S1 S6 और PQRS अटेम्प्ट करेंगे। ये पूरा हो गया। इसके अलावा एक दिन में एक टॉपिक कंप्लीट करेंगे, ठीक। मैक्स टॉपिक आपके होंगे 15, इससे ज्यादा नहीं है। 15 दिन में टॉपिक भी कंप्लीट, रेगुलर प्रैक्टिस भी चल रही है। उसके बाद जैसे 15 दिन और बच गए आपके पास, उन 15 दिनों में आप वोकैब की एक्सरसाइज लगाओ। 30 दिन में फाउंडेशन आपका रेडी हो जाएगा अगर आप विग्रसली तैयारी कर रहे हो। एक दिन में 15 घंटे पढ़ना ना, पर डे 6-8 घंटे पढ़ो, काम बन जाता है, ठीक है। सेकेंड आता है स्ट्रेंथनिंग। अब स्ट्रेंथनिंग कैसे करें? एक महीना गुजर गया, आपने सारे टॉपिक निपटा लिए, उनके क्वेश्चंस भी लगाए, कॉन्फिडेंस आ गया। अब आपका जो टाइम टेबल है उसको थोड़ा सा और मैनेज करो। आप जहां मैथ्स में 1 से सवा घंटे बैठ रहे थे, अब उसको बढ़ा के 1.5 करो। प्रॉब्लम क्या है कि ये समझना पड़ेगा, जैसे अभी मैं आपको एक चीज और बताने वाला था कि कोई भी कॉन्सेप्ट को जब तक आप चिल्ला चिल्ला के बोलोगे नहीं ना मन में, तो याद नहीं होगा। आप इसको ऐसे समझो, कोई बात मैंने आपको समझाई, मेरे को कैसे पता आपको समझ में आई, या आपको कैसे पता आपको समझ में आई? मैं पूछूंगा क्या बताया, आप मुझे बताओगे, आपको भी क्लियर, मुझे भी क्लियर। साइकोलॉजी में कॉन्सेप्ट है, उसमें कहा जाता है कि अगर आप किसी व्यक्ति को कोई बात समझाओ और वो व्यक्ति किसी 6 साल के बच्चे को वही बात समझाए, और वो 6 साल का बच्चा दूसरे 6 साल के बच्चे को भी वही बात समझाए, और अगर दूसरे 6 साल के बच्चे को वो बात समझ में आ जाती है, इसका मतलब आपको भी बात समझ में आई थी। ये अक्सर प्रॉब्लम के लिए कहा जाता है कि आपको जो भी प्रॉब्लम है आप सामने वाले को बताए, वो 6 साल के बच्चे को बताया, वो 6 साल के बच्चे को बताया। अगर थर्ड पर्सन जो 6 साल का बच्चा है उसको प्रॉब्लम समझ में आ गई, मतलब आपको ही पता है प्रॉब्लम क्या है। सेम कॉन्सेप्ट के साथ है, अगर आप किसी चीज को रिव्यू प्रोसेस में डाल रहे हो और आपको समझ में आ रही है, मतलब चीजें सही जा रही है। अब आते हैं जरा स्ट्रेंथनिंग पे। एक टारगेट बना लो कि भाई 100 क्वेश्चंस पर डे मुझे लगाने ही लगाने हैं। अब चाहे आप इसको टॉपिक वाइज उठाओ, चाहे आप उसे मिक्स उठाओ। आई वुड सजेस्ट कि टॉपिक वाइज उठाओ, मिक्स के लिए आगे वाला 30 दिन हमारे पास है। अभी आपने क्या किया आपको याद है? पीएनसी लिखा, आपने उसका पूरा फाउंडेशन का टेक्स्ट पढ़ लिया। अब 100 क्वेश्चंस पर डे, ये टारगेट बड़ा है, पर आप सोचो एग्जाम में आपके 120 क्वेश्चंस आते हैं, आपकी सिटिंग नहीं है अगर 120 क्वेश्चन की, तो कैसे भी आप एग्जाम में नहीं लगा पाओगे। रादर आपको ये समझना पड़ेगा कि एक सिटिंग में जो बच्चा 100 क्वेश्चन लगा ले रहा है और एग्जाम में 120 आ गए, हो सकता है 20 क्वेश्चन ना बन पा रहे हो आप पे, 100 तो बनेंगे, तो उतनी सिटिंग तो आपको मेंटेन करनी ही पड़ेगी। 2.5 घंटा आपको वहां मिलता है कितने क्वेश्चंस के लिए? 120 क्वेश्चंस के लिए। 100 के लिए एक एवरेज टाइम निकाल लो, लगभग लगभग 100 से 120 मिनट, 2 घंटे मैक्स। 120 मिनट के अंदर 100 क्वेश्चन अगर आप बना पा रहे हो पेन पेपर लेके, समझ लो आप
बढ़िया कर रहे हो। और हमेशा मल्टीपल बुक्स पे मत जंप करो। एक जगह से कंटेंट अपना फैच कर लिया, उस कंटेंट को किया, बस। मल्टीपल बुक्स पे जंप करोगे, कॉन्सेप्ट लूज होता है। 50 बुक्स है मार्केट में, 50 सोर्सेज है मार्केट में। एक बुक आपने चूज कर ली, मान लो फॉर एग्जाम्पल एस चांद चूज कर ली, उससे क्वेश्चंस लगाए आपने, अब उसी से लगाओ। कॉन्सेप्ट उससे क्लियर किया तो उसी से पढ़ो। ऐसा नहीं कॉन्सेप्ट नोट से क्लियर किया है, क्वेश्चन फंस गया, कॉन्सेप्ट रिवाइज कर रहे हैं, अब नई जगह पहुंच गए पढ़ने, नया वीडियो देखने लगे, नया सोर्स ढूंढने लगे, नहीं, बेकार है। इंग्लिश को लेके जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इन चीजों को जारी रखो। इंग्लिश में बहुत इजी है, मैं आपको बताऊं। यहाँ 100 क्वेश्चंस की इंग्लिश का पार्ट आया, आपने ये डिसाइड कर लिया कि एक आरसी, एक क्लोज, 5 क्वेश्चन इसके, 5 एरर के, 5 इसके, ऐसे करके 5 वोकैब के पर डे बेसिस पे लगाना है। कहाँ से मिलेंगे? बहुत सारे सोर्सेज हैं, बुक्स हैं, इंटरनेट पर बहुत सारे अवेलेबल हैं, आपके पास डिफेंस पास है, उसमें आपके टेस्ट पड़े हुए हैं बहुत सारे, उनमें से मिल जाएंगे। कभी आपको ऐसा लगे कि क्वेश्चंस नहीं मिल पा रहे हैं, आप मुझे बताना, मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, डोंट वरी। आपके जो रिस्पेक्टिव टीचर्स है सब्जेक्ट के, वो उनको बताना, वो आपको प्रोवाइड करेंगे। कंटेंट की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये आप कितने भूखे हो उसको सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट, जीएस वाला जो पोर्शन है, इसमें सबसे अच्छा तरीका जो मेरे को लगता है कि कोई ऐसा टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो कभी चेंज नहीं हो सकता, वेरिएबल नहीं है, फिक्स्ड है। अब माउंट एवरेस्ट है, अब माउंट एवरेस्ट तो माउंट एवरेस्ट ही रहेगी ना, वो थोड़ी बदल जाएगी, बट करंट की सिचुएशंस बदल सकती हैं। तो जो स्टैटिक पोर्शन है उसके लिए बेहतर है कि प्रीवियस ईयर पेपर से क्वेश्चन निपटाओ, सबसे पहला काम यही करो। लास्ट 10 इयर्स में जितना भी जीएस का क्वेश्चन भरा पड़ा है, एक एक क्वेश्चन, उसके इवन ऑप्शंस जो हैं, उन ऑप्शंस में भी क्या है वो चीज, वो क्लियर करो। ये आप बहुत आसानी से कर लोगे। आप चाहो तो 30 दिनों में बांट सकते हो अलग अलग सब्जेक्ट। मैंने कहा ना, जब मान लो 5 सब्जेक्ट को टारगेट किया तो आपने 6 दिन एक सब्जेक्ट को दे दिए, प्रीवियस ईयर के निपटा दिए उनसे। इसके अलावा एक वीकली टारगेट भी रखो कि भाई ऐसा है, मान लो आपने 100 क्वेश्चंस करे, अब 100 क्वेश्चंस करे और मान लो 22 टॉपिक हैं, समझना, तो 100 क्वेश्चन 22 टॉपिक देखा जाए तो 22 दिन में काम हो जाएगा, बट ऐसे थोड़ी काम होगा। 100 क्वेश्चन किए, उनके आंसर्स चेक किए, उनका रिव्यू किया, नेक्स्ट डे आप जब पढ़ने बैठे, एक आपने टाइम स्लॉट निकाल लिया अपने रिव्यू के लिए कि भाई मैं इतनी देर में रिव्यू करूंगा। वो टाइम स्लॉट में प्रॉपर रिव्यू किया, हर चीज का रिव्यू। देखो जीएस में मुझे लगता है बहुत खास रिव्यू कुछ होगा, उसमें तो कॉन्सेप्ट है आपने वहीं के वहीं पढ़ लिया सोल्यूशन में जाके, पर मैथ्स में देखना पड़ेगा, इंग्लिश में वोकैब देखनी पड़ेगी, समझ रहे हो? अपार्ट फ्रॉम दिस एक चीज और आप कर सकते हो, एक लॉग शीट बना सकते हो, जो मतलब बहुत है ना कि ऑन पेपर जब होता है ना तो कॉन्फिडेंस अलग होता है। जैसे आज आप अपनी 10th क्लास की कोई नोटबुक उठाना, अगर आपके पास हो, उसे खोलना, आपको ऐसा लगेगा सब याद है इसमें से, ये साइकोलॉजिकल है, उसमें कुछ नहीं। मेरे को भी, मैं भी अपने स्कूल्स की मेरे पास नोटबुक पड़ी हुई है काफी सारी, ग्लॉसरी मेरी खुद की है, वोकैब की डायरी है, मैं जब भी खोलता हूँ उसे खुश हो जाता है मन, मुझे आते हैं सारे शब्द। तो वो आपको कॉन्फिडेंस देता है जिसकी आपको जरूरत पड़ती है समय के साथ, ठीक है? तो अगर ऑन पेपर चीज है, आप सोचो ना, ये टिक जब आप देखते हो ना कि यार मैंने पढ़ भी लिया है, मैंने इसके 100 क्वेश्चंस भी आज लगा लिए हैं, तीसरे कॉलम में रिव्यू कर लिया कि नहीं कर लिया, तो वो जब चार्ट धीरे धीरे भरता चला जाएगा ना, तो आपको अलग ही कॉन्फिडेंस महसूस होगा। ये मैं पहले ट्राई कर चुका हूँ। पहले भी मैं जिन बच्चों को पढ़ाता था, तो जैसे मान लो किसी का प्रॉब्लम है, उसको रीडिंग में इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है, तो एडिटोरियल के नोट्स बनाता था, वो कैब के नोट्स बनाता था और टिक करता था कि आज मैंने एडिटोरियल पढ़ा इस टॉपिक पे, वो कैब लिख ली, यस। एक समय था कि इतने बड़े बड़े चार्ट भरे देखें, मेरे पास अगर फोटोज होती तो दिखाता मैं आपको। किसी का आरसी कमजोर है, आरसी पर डे एक लगा रहे हैं, सोचो। ऑन पेपर जो है वो हमेशा सक्सेसफुल है। फिर एक आता है प्रैक्टिस फेज। नेक्स्ट 30 डेज के लिए आपको क्या करना है, मान के चलो आपने टॉपिक पढ़ लिए, सारा कुछ कर लिया, आपने उनको रिवीजन किया, आपने क्वेश्चंस लगा लिए इकट्ठे करके। अब बात आती है कि अगर आप किसी पॉइंट पर आके ये आपको रियलाइज हो रहा है कि यार मैं, कोई टॉपिक मुझसे छूट रहा है, या कोई टॉपिक ऐसा है कि जो मुझे और पढ़ने की जरूरत है, या आपको रियलाइज होता है कि यार ये छूट गया लेकिन मैं इसमें से नंबर ले सकता था, तो प्रैक्टिस फेज में उस टॉपिक को पैरेलली निकालो। 22 टॉपिक कर लिए फॉर से मैथ्स के,
8 बज गए, आपको लग रहा है एक और हो जाता मेरा, इससे नंबर बनते हैं मेरे, उनको निपटाओ। साथ ही साथ 10 सालों के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने ही करने हैं ऑन OMR। ये आपको ध्यान रखना है। 30 दिनों में 10 कैसे, 30 दिनों में 10 ऐसे, एक दिन आपने बैठ के पूरा मैथ्स दिया, 15 मिनट बाद GAT दिया, क्लियर है? नेक्स्ट डे उसका प्रॉपर देखा, रिव्यू किया कि वो कैसे हुआ क्या नहीं हुआ। उसके नेक्स्ट डे, तीसरे दिन जो गलत हुआ, जैसे मान लो सेकेंड डे पे आपने निपटा दिया पूरा GS, थर्ड डे में आपने निपटा दिया इंग्लिश और मैथ्स। जैसे इंग्लिश में आपका मान लो गलत हो गया नाउन से कोई क्वेश्चन, तुरंत गए नाउन को रिवाइज किया। मान लो आपका गलत हो गया मैथ्स का कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन, तुरंत गए जहां से आपने रिवीजन पूरा कर रखा है, प्रैक्टिस कर रखी है, वहां गए कॉन्सेप्ट रिवाइज किया। मान लो लगता है कि नहीं हो पाया, फंस गया वो तो क्वेश्चन, डाउट सॉल्व करो अपने, क्या दिक्कत है? टीचर से बात करो, उनसे बोलो, वो करेंगे डाउट सॉल्व, वो आपकी हेल्प करने के लिए। समझ रहे हो? इंग्लिश में भी आप एक ऐसा कर सकते हो कि अगर आपके सेक्शनल मॉक आपको कहीं से मिलते हैं, सेक्शनल मॉक समझते हो, या अगर आपको सेक्शनल मॉक नहीं मिल रहे कोई बात नहीं, जो आपको याद है शुरू से आप वो RC लगाते आ रहे थे, उनको कंटिन्यूस रखो, उनको रोको ही मत। आप समझ नहीं रहे, 120 RC 120 क्लोज टेस्ट जो व्यक्ति लगा रहा है, आप समझ उसका दिमाग कैसा चलता होगा? चाह के भी कोई फेल नहीं कर सकता। मैं कह रहा हूं 120 में से अगर कुछ टॉपिक कॉमन भी हुए तो भी आपको 80 ऐसी बातें पता चलेंगी, 80 ऐसे टॉपिक पता चलेंगे जो टॉपिक पहले नहीं आते लेकिन अब आते। कॉन्फिडेंस किस लेवल का बढ़ेगा वो सोचो। हर आदमी का एक तरीका होता है, वो तरीका डेवलप कर ले बस वो आदमी। दिस इज व्हाट मेक्स अ डिफरेंस। इसमें भी आप कहते हैं ना, एक रिवर्स प्रैक्टिस नाम की एक चीज होती है, उसमें क्या करते हो बताता हूं। जैसे मान लो आपने पेपर कर लिया, समझ रहे हो, अब पहले क्या किया, मान लो GAT स्टार्ट किया, GAT में आपने सबसे पहले अटेम्प्ट किया इंग्लिश और फिर GAT का रिमेनिंग सेक्शन। अब उल्टा करो, एक दिन GAT पहले लगाओ, इंग्लिश बाद में लगाओ, हर तरह से ट्राई मार के देखो कहां से फंसता है क्वेश्चन। मान लो आपको लगा कि इस बार मेरे GAT में ज्यादा गलत, पहले GAT शुरू करो, रिव्यू के टाइम पे भी जो गलत हो गया, जो छूट गया वो बाद में जाएगा, पहले जो गलत हुआ उसको रिव्यू होगा कि गलत कैसे हो गया। छूट गया वाली बात तो फिर यह ना कि नया कुछ पढ़ना ना पड़े, जो गलत हो गया वो बड़ी दिक्कत है। रिवर्स प्रैक्टिस को कहते हैं, पहले उनको केटर करो जो गलत हो गए, फिर बाद में जो छूट गए उन पर ध्यान दो। और लास्ट फिर फाइनली जब आपके पास लगभग 1 महीना बचेगा, उन 1 महीने यानी उन 30 दिनों में आपका मेजर और मेजर फोकस रहेगा इस पर। 15 मॉक टेस्ट अगर आप लास्ट के 1 महीने में दे रहे हो, प्रॉपर उनका रिव्यू कर ले रहे हो, जाहिर है जब आपने प्रीवियस ईयर पेपर लगाए होंगे, प्रीवियस ईयर पेपर लगाने के बाद जो आपने प्रोसेस दोहराई होगी कि भाई मैंने आज अटेम्प्ट कर लिया, कल रिव्यू किया, उसमें से GAT निपटा दिया, GAT का पूरा सेक्शन, तीसरे दिन में मैथ्स निपटा दिया, तो प्रोसेस कितनी स्मूथ हो गई होगी, आप समझ रहे हो? अब आपको अलग कॉपी उठाना, आप समझ रहे हो, छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स आती हैं कि भाई अब किस कॉपी में रिव्यू करूं, रिव्यू कैसे करूं, कितना स्मूथ हो चुका होगा 1 महीने के अंदर। अब आपको वो रिव्यू करने में टाइम नहीं लगेगा, और ऐसा भी नहीं है कि हमेशा 100 डाउट निकलते 100 ही निकलेंगे, वो डाउट धीरे धीरे कम होते हैं, क्योंकि आपने जो 61st से 90th वाला जो डेज थे उन्हें आपने यही तो किया है, इस चीज को प्रैक्टिस में लेकर आए हो। फॉर्मूला रिवाइज करते रहो, वोकैब रिवाइज करते रहो। अगर आप, जाहिर है आपने जब वोकैब पढ़ी होगी, याद की होगी, रिव्यू किया होगा, तो ग्लॉसरी बनाई होगी, अपने नोट्स बनाए होंगे, उनको प्रॉपर रिव्यू करो। मोर ओवर GS का जो स्टैटिक पोर्शन है, जैसे आपने प्रीवियस ईयर के निपटाए थे पहले, अब वही POSP आपने दोबारा दिए, तो वो याद ही तो हुआ आपको। कुछ लगा कि यार ये स्किप हो सकता है, या ये नया मिल गया मुझे, या कहीं से टकरा गया, क्लास में कहीं मॉक दे दिया वहां से टकरा गया, तो इनके नोट्स मेकिंग करो। चैप्टर के नोट्स तो होंगे ही, उसमें एक पेज और चिपका लिया आपने, इन शॉर्ट कुछ 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 जो पॉइंटर्स आते गए ऐड कर लिए। इस तरीके से जब आप चल रहे हो, लास्ट में जाके 15 मॉक्स, अब वो प्रोसेस जो 3 दिन लेती थी वो 3 दिन नहीं लेगी, वो 2 ही दिन लेगी, एक दिन मॉक एक दिन रिव्यू, नेक्स्ट डे मॉक नेक्स्ट डे रिव्यू। 15 मॉक देने के बाद जब आप एग्जाम में जाके बैठोगे तो आपका कॉन्फिडेंस जो है वो अलग लेवल पे होगा। हो सकता है कुछ फंसने लगे, हमेशा हाइलाइटर यूज करो, कोई क्वेश्चन फंस गया, रेड ग्रीन एंड येलो मार्कर यूज करो हमेशा, कि भाई ये वाला रेड है मतलब ये क्वेश्चन मेरा पढ़ा ही नहीं है आज तक, ये येलो है मतलब इस क्वेश्चन में पढ़ा है लेकिन फंस गया, ये इसको पहले निपटाना है, ग्रीन मार्कर ये कंप्लीट है टॉपिक। टाइम भी बचेगा, थोड़ा सा ज्यादा सोचना भी नहीं पड़ेगा, अब ये वाली पेन से ये भूल जाऊंगा वो भूल जाऊंगा, कुछ नहीं, चॉइसेस रखिए ना अपना हमारे पास। लास्ट बट नॉट लीस्ट, एक आइडियल रूटीन क्या होना चाहिए, ये वेरी करेगा
फेजेस के हिसाब से। जैसे फर्स्ट फेज में आप मैथ्स को पढ़ने के लिए 1.5 घंटा दो, रिवीजन की बात है तो। लेकिन सेकंड फेज में जब 100 क्वेश्चंस लगा रहे हो तो टाइम तो बढ़ेगा। तो मैं ओवरऑल आपको आइडिया दे रहा हूँ, जैसे 2 घंटे आपने मैथ्स को डिसाइड कर लिया कि 2 घंटे मैथ्स को दे रहा हूँ, 1.5 घंटे इंग्लिश को दे रहा हूँ, 1.5 घंटे जीएस को दे रहा हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं। मतलब ये ओवरऑल जो है ना, ये सबको मिला के मैंने बताया। कुछ चीजें जो हमेशा चलेंगी, जैसे ये हमेशा चलेगा, ये हमेशा चलेगा, ये भी हमेशा चलेंगे, तीनों इनके टाइम बस वेरी करेंगे। ये वाला सेक्शन फेज 2 से स्टार्ट होगा। फेज 2 समझ गए ना, जब आप वो पूरा क्वेश्चंस लगाओगे, है ना। फेज 2 से ज्यादा हो सकता है इसमें आपको टाइम बढ़ाना पड़े रिव्यू एंड डाउट्स में। पर असल में आप कर क्या रहे हो पता है, इन चारों फेजेस को जब आप थोड़ा और डीप डाउन समझोगे ना, तो आप अपनी छोटी छोटी कमियां पूरी कर रहे हो। जैसे सिटिंग हैबिट आपकी बढ़ जाएगी। जो आदमी पढ़ रहा है, बैठ रहा है, 100 क्वेश्चन लगा रहा है, समझ लो कि वो बैठ पाएगा। बैठ पाना मतलब एग्जाम में ही बैठ जाएगा। दूसरा, रिव्यू की प्रोसेस जो हिली हुई है पूरी, वो रिव्यू की प्रोसेस सुधर जाएगी। कि अभी मान लो मैं एक पेपर रिव्यू करने को दे दूं, 1-1.5 घंटा लगाओगे आप लोग, लेकिन तब हार्डली 45 मिनट लगेंगे आपको रिव्यू करने में। प्लस आपका ब्रेन, चूंकि आपने लिस्टिंग कर रखी है टॉपिक्स की, तो लिस्टिंग करने के बाद जो राइट का निशान लग रहा है, उसके बाद खाली स्पेस भी छूटा है ना, वहां लिख लो ये टॉपिक मुझे रिवाइज करना है, ये थोड़ा कमजोर है, ये थोड़ा ज्यादा अच्छा है। समझ गए। एंड दिस इज हाउ थिंग्स वर्क। ये जो चीज है ना, ये मेजर फैक्टर है मतलब। और इसमें आपको अलग से ध्यान नहीं देना, कंसिस्टेंसी रखो। अगर वो है तो सारा काम आपका हो ही जाएगा। इसके अलावा जो वीक स्टूडेंट्स हैं, आप इस चीज को थोड़ा समझो। ये समय की मांग है। दिन जब कम बचते हैं तो पूरे सिलेबस को चेंज नहीं करते, हमेशा मेजर टॉपिक्स को चेंज करते हैं। मेजर टॉपिक्स कैसे पता चलेंगे, टीचर से डिस्कस कर लो। नहीं कर पा रहे हो तो कुछ नहीं, प्रीवियस ईयर पेपर उठाओ। आपको जो बुक मिली है उसके आगे स्टैट्स हैं पूरे, उसमें लिखा हुआ है किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए, वहां से आपको मिल जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, एक मिस्टेक रजिस्टर आप बना सकते हो। इसके लिए मैं एक सही तरीका बता रहा हूँ। जो नोट्स है ना, उसी में पेज चिपकाओ। कोई क्वेश्चन ऐसा मिल गया यूनिक टाइप का जो फंस गया था, वहीं के वहीं नोट डाउन कर लो। 2 घंटे में और करोगे क्या? यही तो चीजें हैं भविष्य के लिए। ये बात समझ में आ रही कैसे करना है ये? हाँ। नेक्स्ट, डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट को लेकर के आजकल लोग टूल्स यूज करते हैं। एक टूल मैंने डाला है, ये मैं कई कई बार काम में ले लेता हूँ। जैसे कोई वर्ड है मुझे नहीं आ रहा, तो मैं ऐसी चीज अपने पास रख रहा हूं जो मेरे को जब एहसास हो रहा है कि यार वो भूल तो नहीं गया, तो मैं खोल के देख लूं। जैसे मैं कई कॉन्सेप्ट इस तरह से यूज करें, जैसे फोन में नोट्स होते हैं, उनमें वर्ड लिख के रखता था। या मान लो आपने 20 शब्द याद किए, रजिस्टर पे लेके फोटो खींची, फोन का वॉलपेपर बना लिया। और मैं खुद से प्रॉमिस करता था कि जब भी मैं अनलॉक करूंगा फोन को, मैं एक बार इस लिस्ट को रीड करूंगा। आप सोचो, आप दिन में 100 बार फोन अनलॉक करते होगे, 100 बार भी अगर आप 20-20 शब्द पढ़ोगे, कैसे नहीं याद होंगे? कोई रीजन ही नहीं है। करने जिसको करना है वो तो कर ही लेगा, ठीक है ना। इसके अलावा एक वीकली परफॉर्मेंस ट्रैकिंग थोड़ी सी अपनी रखनी है। वीकली परफॉर्मेंस ट्रैकिंग और डेली परफॉर्मेंस ट्रैकिंग, दो फैक्टर्स हैं। डेली परफॉर्मेंस में क्या होता है, जब आप किसी चीज का टाइम टेबल बनाते हो ना, तो आपको ये भी समझना पड़ेगा कि शुरुआत और अंत और बीच, ये सब मेरे हिसाब से होगा। मेरे से कोई करवाएगा नहीं, मैं खुद करूंगा इसको। मान लो आपने डिसाइड किया मैं 5 बजे उठा, 5 बजे उठने के बाद पहला काम आप डिसाइड करो। पहला काम ये नहीं होता कि पानी पीऊंगा। पहला काम आज प्रोडक्टिव क्या है, जैसे 10 मिनट बैठो, या फ्रेश हो गए, 10 मिनट बैठो। 10 मिनट बैठ के सोचो कि आज मुझे क्या करना है। पेन पेपर वही अपनी डायरी पन्ने खोल के बैठे, ये टॉपिक निपटाना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। क्लियर है। रात को जब सो 10 मिनट के लिए बैठो और सोचो क्या मैंने जो सोचा था वो किया। अगर नहीं किया तो आज मेरी नींद उतनी देर लेट होगी। धीरे 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 जो डेटा हिल रहा है ना, ये ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाएगा। असल में देखा जाए तो डिफेंस फोर्स का यही तो जस्ट है, सेल्फ डिसिप्लिन। जो आज सीख गया वो भविष्य में भी उसको कम दर्द होगा। दर्द तो होगा, उस इंटेंसिटी वाला नहीं होगा जितना आम आदमी को होता है। मान लो कोई बच्चा ऐसे खेल खेल में उसका एनडीए निकल जाए, एसएसबी भी निकल जाए, अब एकेडमी पहुंच गया, क्या होगा उसके साथ? क्या लगता है? तो शुरुआती 6 महीने में उसको जो डिसिप्लिन सिखाते हैं उसको डाइजेस्ट नहीं होता। उसको लगता है जी हम पे अत्याचार कर रहे हैं, हमको टॉर्चर कर रहे हैं, जबकि टॉर्चर नहीं कर रहे। वो ये मान के चल रहे हैं कि जो व्यक्ति एसएसबी निकाल के आ रहा है वो डिसिप्लिन्ड है। अनफॉर्चुनेटली अगर आप नहीं हो तो दर्द तो होगा। तो अभी से आप एक्सेप्ट कर लो उस चीज को कि वी हैव टू बी इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, वी हैव टू बी इन दोज शूज। इजी रहेगा सब कुछ, एग्जाम भी निकलेगा, एसएसबी भी निकलेगा और भविष्य भी आपका बहुत अच्छा होगा। ठीक है। तो बेहतर है कि
टैलेंट वो उसका दिमाग ज़्यादा तेज़ है, उसका दिमाग बहुत और तेज़ है, मेरा दिमाग कमज़ोर है, ऐसा कुछ होता ही नहीं असल में। होती कंसिस्टेंसी। जिसके पास प्लान है और उस प्लान पर वो पर डे बेसिस पे चलता है। 12 तारीख का टारगेट है। इन 120 दिनों में मैंने आपको बता दिए छोटे-छोटे टारगेट पर डे बेसिस पे सुबह 10 मिनट के लिए सेट कर लिया, उठ के बैठे 10 मिनट के लिए आपने डिसाइड किया आज मैं ये करूँगा, सोने से पहले टारगेट कंप्लीट खत्म। आप ऐसा करके देखो, ऑन पेपर चीज़ें दिख रही हैं आपको कि टिक लग रहे हैं, आपके नोट्स आपको अपग्रेडेड दिख रहे हैं, आप टेस्ट दे रहे हो। जब आप खुद में सोचोगे ना कभी बैठ के कि आप बच क्या गया, तो आपको खुद लगेगा यार सब तो कर लिया। फिर बस एक ही डर सताएगा, इतना कर लिया फिर भी नहीं हुआ तो। इसको कहते हैं थोड़ा-सा नर्वस होना, जो कि एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। अगर व्यक्ति नर्वस ना हो, तो उसका गेम ओवर हो जाता है, ठीक है? इस तरीके से ये पूरी 120 दिन की जो स्ट्रैटेजी है, इसको ठीक तरह से आप समझो, प्लान करो, थोड़ा बहुत सिलेबस अभी जो बच रहा है, उसको पैरेलली निपटाते चलो, लेकिन आप समझो आप क्लास अटेंड कर रहे हो, मान लो आप अभी लाइक 4 साढ़े 4 घंटे क्लास अटेंड कर रहे हो, 5 मान लेता हूँ घर आना-जाना मिला के, तब भी आपके पास 19 घंटे बच रहे हैं। 19 में से 8 घंटे सो भी लोगे तब भी 11 घंटे हैं, जो मैंने प्लान दिया था लास्ट में डेली रूटीन, वो 11 घंटे से ऊपर का नहीं है। उसमें आप 15-15 मिनट का गैप भी दोगे ना हर किसी के पीछे, तब भी आप इज़ीली कर लोगे, साइड में। ये है पावर ऑफ डिसिप्लिन। तो इसको फॉलो करो, ये एक जनरल डिस्कशन जो आप सभी के साथ करना था। आने वाले टाइम में और भी कई सारी चीज़ें हैं, जैसे मान लो मैथ्स को लेके एक स्ट्रैटेजी हो सकती है कि भाई आप लोगों को, कुछ बच्चों ने मुझे बोला था कि सर एक स्ट्रैटेजी मैथ्स की भी होनी चाहिए। जीएटी को लेके एक स्ट्रैटेजी थी कि जीएटी में डेडिकेटेड क्या है, कौन-कौन से सब्जेक्ट, कौन-कौन से टॉपिक पे हम बात करें, किनको कहाँ से कैसे पढ़ लें, उसके भी हम आपको समहाउ उसकी जानकारी आपको दिलवा ही देंगे। पर आप ये ओवरऑल प्लान रेडी करो पहले, ठीक है? जब आप ये प्लान रेडी कर लोगे, किसी को बताओ मत। लेट देम नो द रिजल्ट्स। आज मैंने 50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन लगाए, तो अपने लिए लगाए ना, दूसरों के लिए थोड़ी लगाए। उनको दिखाने से क्या हासिल होगा? अगर कोई बुरी नज़र टाइप की चीज़ होती होगी तो वो और लग जाएगी, है ना? आपको नहीं बताना किसी को, देखो आज मैं इतना पढ़ा, तो नहीं, क्यों पढ़ा? नहीं, ठीक है। पेपर अच्छा गया, ये बात 3 लोगों को पता होनी चाहिए, मम्मी, पापा और टीचर। दोस्त पूछे पेपर, अरे यार क्या ही बताऊँ, काश। ये इस चीज़ को थोड़ा-सा प्रैक्टिकली समझने की ज़रूरत है। ये 120 दिन की सिंसियरिटी आपके आने वाले 20, 25, 30, 50 साल बदल सकती है एकदम, एकदम बदल सकती है। कहाँ वो जो आपकी रेगुलर परेशानियाँ, परिवार वालों का झंझट, परिवार का वो मोरल प्रेशर और वो उनके प्रति हमारी एक ज़िम्मेदारी, वो भी तो है आगे चल के। फिर कहाँ वो छोटी-छोटी चीज़ों से रोज़-रोज़ लड़ना, और एक कहाँ का एक अच्छा जीवन जिसमें सब कुछ मैनेज्ड है। उनकी प्रॉब्लम्स चुटकियों में सॉल्व होंगी। उनकी खातिर ही सही, करते हैं, ठीक है? चलो, लेट्स गो रेडी। जय हिंद। 1, 2, 3. जय हिंद एवरीवन।